रिक्वायरमेंट्स है। आईबीसी के अंदर अभी तक जितना भी देखा, दैट इज फाइनेंशियल, दैट इज एफसी का इंटरेस्ट और बेसिक प्रोसेस जो था, तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए एक और सिचुएशन वाला क्वेश्चन लेता हूँ और फिर धीरे धीरे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स पे आता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन ये था कि एक कॉर्पोरेट डेटर है और कॉर्पोरेट डेटर ने एडमिशन, दैट इज एप्लीकेशन एडमिशन के ऊपर एक इशू उठाया है। ओके, लेट मी फ्रेम द क्वेश्चन। The question was the corporate debtor raised issue that pre-admission inquiry with regard to proof of default by forensic audit should be conducted. By forensic audit should be conducted as application is prostrated by section 165 of IBC. Is the contention correct? ओके, सो उसने ये एप्लीकेशन किया। उसने क्या बोला कि सर, योर ऑनर, आप एप्लीकेशन एडमिट कर रहे हो, पर एप्लीकेशन एडमिट करने से पहले कॉर्पोरेट डेटर का फोरेंसिक ऑडिट करवा के लीजिए। कॉर्पोरेट डेटर का फोरेंसिक ऑडिट करवा के लीजिए, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट डेटा का फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि असल में डिफॉल्ट कितना था, क्योंकि एप्लीकेशन में सेक्शन 65 का इम्प्लीकेशन है। अब ये सेक्शन 65 का इम्प्लीकेशन क्या हुआ, एंड व्हाट इज दैट ही इज कॉलिंग फॉर अ फोरेंसिक ऑडिट। हम ये कब करते हैं, सोचो क्या होगा, और क्या ऐसा कंटेंशन एप्लीकेशन स्टेज पे किया जा सकता है? ये जो केस आया था ये था अलाहाबाद बैंक वर्सेस पूनम रिसोर्ट्स लिमिटेड, a 2020 NCLT judgment. ओके, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आउटकम? क्या किया जाए? ओके, इज द कंटेंशन करेक्ट? क्या एडमिशन होगा? इज द कंटेंशन करेक्ट? क्या एडमिशन होगा? ओके, चलो, गुड। सो यहाँ पे इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंटेंशन अपने आप में करेक्ट नहीं था, क्योंकि प्री एडमिशन इंक्वायरी जो होती है, प्री एडमिशन इंक्वायरी in regard to proof of default ओके बाय फॉरेंसिक ऑडिट। जज ने बोला कि फॉरेंसिक ऑडिट के थ्रू ऐसी इंक्वायरी के प्रोविजंस आईबीसी में नहीं है, सो बाय प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट बाय फॉरेंसिक ऑडिट, so inquiry of this nature which has to be conducted by a forensic audit, okay,
is not envisaged in IBC. Envisaged in IBC. सो ऐसे प्रोविजंस IBC के अंदर किसी भी तरीकों से नहीं लिखे गए हैं, और जब लिखे ही नहीं गए तो इम्प्लीकेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे जज ने ये बोला एप्लीकेशन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करे वही चाहिए। सेक्शन 65 इस स्टेज पे आप लेज नहीं कर सकते। सो एप्लीकेशन need not pass the muster of section 65 of IBC. Section 65 of IBC, that is fraudulent intention to initiate proceedings. ये है सेक्शन 65, ये सेक्शन 65 है, the fraudulent intention to initiate proceedings, okay, at pre-admission stage. At pre-admission stage, okay, and this will frustrate IBC. क्लियर? सो इस तरह IBC अफेक्ट हो जाएगा। अगर मैं छोटी छोटी बातों के लिए भी इस तरह पॉइंट रेज करता जाऊं तो फिर एप्लीकेशन कभी एडमिट ही नहीं हो पाएगी, IBC का पूरा प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों के लिए एप्लीकेशन एडमिट करना नहीं बनता है। ओके, सो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन कि इस तरह का सिचुएशनल चीजें आप इस यू कैन से एडमिशन स्टेजेस पे नहीं पुट अप कर सकते। ठीक है, another good question coming from another situation. Let's see a question number 64. The case is that in CIRP application under section 7, NCLT Gujarat without ascertaining the existence of default, admitted the application. Okay, admitted the application. So he admitted the application, okay, and is application properly admitted? Got it? So ये एक सिचुएशन में हुआ ये था कि CIRP सेक्शन 7 के हिसाब से गुजरात के NCLT ने डिफॉल्ट असर्टन किए बिना के डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं, जल्दबाजी में एप्लीकेशन एडमिट कर दिया। या कभी कभी होता है ऐसे लमसम एप्लीकेशन आते हैं, तो कई सारे एप्लीकेशन कभी कभी एक साथ एडमिट हो जाते हैं, तो मिस्टेक हो जाती है। तो अगर ऐसी जल्दबाजी में एप्लीकेशन एडमिट किया तो क्या वो अपने आप में मेंटेनेबल है? ये पार्ट किसी केस लॉ की जरूरत ही नहीं है, ये तो प्रोविजन ऑफ लॉ में लिखा है। अगर आप बता सकते हो कौन से प्रोविजन में लिखा है। ओके, यशिका नो। सो ये कौन से प्रोविजन में लिखा है पता है सबको?
ये लिखा है, ये लिखा है कौन से प्रोविजन में? ठीक है चलो, अगर आपने सेक्शन 7 ध्यान से पढ़ा है, उसका सब सेक्शन 4 के प्रोवाइजो में लिखा है, वहां पे इंसर्ट किया था कि आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. तो द पार्ट इज, if adjudicating authority has not ascertained the existence, if adjudicating authority has not ascertained the existence of default and passed orders for admission under section 7 subsection 5 within 14 days, it must record reasons. Okay, so उसे 14 days में reasons record करना पड़ेगा in writing for same. Got it? Clear? So 14 days में reasons record करना पड़ेगा in writing for the same. अब समझा? तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 के प्रोवाइजो में लिखा है कि बाय चांस अगर वो नहीं करता तो उसे रीजंस रिकॉर्ड करके फिर बताना पड़ेगा वो क्यों नहीं कर पाया, उस क्यों जल्दबाजी में एप्लीकेशन एडमिट हो गई थी. अगर वो रीजंस रिकॉर्ड करता है तो चीजें ठीक है. क्लियर? ठीक है, फाइन. सो ये क्वेश्चन सिचुएशनल एनालिसिस का था. एक और सिचुएशन, अब ये केस लॉ से लेता हूँ, और ये वाला केस लॉ तुमने पढ़ा भी हुआ है. केस लॉ ऐसा था कि द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी while rejecting the application under section 7 granted 7 days time to applicant to file complete application. ओके, सो 7 दिन दिए थे कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, और ये सही भी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है. दिस इज प्रॉपर ऑल्सो. ओके, हाउएवर गड़बड़ कहाँ हुई? Application could not be filed. Application could not be filed by Friday when seventh day was over. ओके, सो जिस पर्सन को एप्लीकेशन फाइल करनी थी उसके लिए लास्ट दिन फ्राइडे था, होपफुली किसी भी दिन का वीक का फ्राइडे था, और उसने 7th तक फाइलिंग नहीं किया. बराबर? क्लियर? तो उसने 7th तक फाइलिंग नहीं किया. अभी the complete application was filed on Monday. Okay, on Monday, as NCLT was closed. NCLT was closed on Saturday,
एंड संडे। ओके, तो सैटरडे संडे एनसीएलटी बनता, इसलिए मंडे को फाइल हुई। ये भी बात बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सवाल ये था, ये तो 7 डेज के ऊपर निकला, तो क्या ये वैलिड था? इज एप्लीकेशन ड्यूली फाइल्ड? इज एप्लीकेशन ड्यूली फाइल्ड? ओके, हाँ, ये वाला पार्ट कहाँ से आया था? ये एक फेमस केस था, आपने एमडीसीएस में भी पढ़ा है। सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी, एग्जैक्टली, जेके जूट मिल्स वाला। सो जेके जूट मिल्स वर्सेस सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी केस। ये 2017 का जजमेंट था एनसीएलटी। ओके, और एक और केस काफी फेमस, आप लोगों ने पढ़ा भी है या पढ़ेंगे भी वापस से, आपके आईबीसी की बुक्स में दिया हुआ है। वो है मैक्वायर बैंक वर्सेस शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 2017 का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इन दोनों ही जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के लाया था। क्या क्या एप्लीकेशन 7 डेज के बाद भी फाइल हो सकती है? हो सकती है, यस, ओके, हो सकती है। तो अगर 7 डेज के बाद फाइल हो सकती है, तो कैसे? कैसे एग्जैक्टली exactly. अगर आप 7 डेज के बाद फाइल करोगे, यू जस्ट हैव टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन द एप्लीकेशन एंड फाइल इट। ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। देखो, कोई भी क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन फाइल करने में डिले करता है, तो वो क्रेडिटर का नुकसान हुआ ना, वो डेटर का तो नुकसान नहीं हुआ। तो कोई भी क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करने में अपनी मर्जी से डिले नहीं करता, और बाय चांस अगर डिले हो भी जाए, तो ये 7 डेज अपने आप में, क्या बोलो, डिस्क्रिशनरी के मैंडेटरी? इट इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर। ये 7 डेज अपने आप में डिस्क्रिशनरी नेचर में चले जाता है। ओके, ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जज को एप्लीकेशन एडमिट करने का 14 डेज जब डिस्क्रिशनरी हो सकता है, तो ये 7 डेज भी डिस्क्रिशनरी हो सकता है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर। सो द पीरियड ऑफ 7 डेज, for removing defects is, I would say, directory, discretionary या फिर डायरेक्टरी, जस्ट एक डायरेक्शंस की तरह है। So directory in nature and not mandatory. So it is directory in nature and not mandatory. Okay, as the applicant does not get anything by removing defects or objections. ओके, तो फाइन, सुप्रीम कोर्ट भी ये बोल रहा है कभी कभी देर हो जाती है। तो अगर ऐसी देर हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं आप एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो। एप्लीकेशन अपने आप में डायरेक्टरी है। ओके, और क्रेडिटर्स खुद क्यों डिले करने लगे, तो वो बात भी सही है। क्लियर, समझा? चलो एक और केस लेते
क्वेश्चन 66। ओके, केस काफी अच्छा था। अच्छा ये था कि एप्लीकेशन सीआईआरपी की चल रही थी और बीच में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल हुई है। तो सोचो क्या मेंटेन हो सकती है क्या। इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, सो हुआ ये था कि एक्सिस बैंक का केस था। एक्सिस बैंक filed CIRP application against corporate debtor. Okay, in NCLT Mumbai. In NCLT Mumbai. An investor of corporate debtor. Interesting point. An investor of corporate debtor. Okay. Intervened and objected the application by Axis Bank. Okay, the investor contended that it is malicious prosecution. ये अपने आप में जोरदार था. Okay, with fraudulent intent to affect corporate debtor as going concern. Okay, is the objection maintainable? Is the objection maintainable? ठीक है. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस. ऐसा है कि हमारे यहाँ से एक्सिस बैंक ने एक कॉर्पोरेट डेटर जो इस समय एक कंपनी है, इट्स अ गोइंग कंसर्न. ओके, इसके ऊपर सीआईआरपी एप्लीकेशन किया हुआ है और कॉर्पोरेट डेटर का इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर जिसने कॉर्पोरेट डेटर में इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है, ओके, वो एक्सिस बैंक के इस सीआईआरपी के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन ले रहा है. एक्सिस बैंक के सीआईआरपी के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन ले रहा है. क्या ऑब्जेक्शन ले रहा है? ऑब्जेक्शन इस बात से ले रहा है कि सर, ऑब्जेक्शन क्या ले रहा है कि सर, ये जो प्रोसिक्यूशन है ये मलिशियस प्रोसिक्यूशन है, जानबूझ के एक अच्छी खासी चलती हुई कंपनी को बंद करवाने की कोशिश हो रही है. तो इट्स अ मलिशियस प्रोसिक्यूशन. क्यों? अरे उसका भी तो इन्वेस्टमेंट अटका हुआ है, अगर कंपनी को अफेक्ट होगा उसका इन्वेस्टमेंट टूटेगा. सो एनसीएलटी के सामने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ था. क्या ये अपने आप में मलिशियस प्रोसिक्यूशन का नेचर रखती है? क्या एक्सिस बैंक की एप्लीकेशन इस तरह का नेचर रखती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ था. ओके, क्या लगता है? नहीं? हाँ हाँ, ठीक है. क्या लगता है? ओके, सही है. तो यहाँ पे जो आप सोच रहे हो वो आपका आंसर सही है, एंड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. ओके, क्या एनसीएलटी हेल्ड
except corporate debtor and FC, except corporate debtor and FC, no other person like investor can intervene in proceedings in section 7. ओके, सो ये था इंटरेस्टिंग आउटकम कि कॉर्पोरेट डेटा और एफसी छोड़ के कोई भी बाहर वाला पार्टी इसमें से इंटरवेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह इंटरवेंशन चलाते रहे तो फिर कॉर्पोरेट डेटा का एप्लीकेशन कभी होगा ही नहीं एडमिट। फिर हर कोई दूसरे दिन दूसरा आके बोलता जाएगा सर मेरा भी केस है, सर मेरा भी केस है। So that was one of the another thinking pattern, another outcome which has come. Good one. Okay, good one. Let's see. Just a minute. Question 67. What is the question now? The case is, let's say, an operational creditor contended in NCLT that operational creditor contended in NCLT that it has a right to be heard. It has right to be heard at admission of application by FC. Okay, is contention correct? Is the contention correct? So what do you think? ये जो क्वेश्चन आया था वो था शीना आदर्श वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 2019 NCLT. So do you think the contention is correct? So यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या था कि ये कंटेंशन ऑपरेशनल क्रेडिटर ले रहा है, ये कंटेंशन कोई कॉर्पोरेट डेटर नहीं ले रहा। ओसी बोलते हैं मुझे भी सुना जाना चाहिए। अब व्हाट डू यू थिंक एनसीएलटी वुड हैव हेल्ड? एनसीएलटी ने क्या डिसीजन लिया होगा? एग्जैक्टली आदित्य, ये बीच में कहां से आ गए? एग्जैक्टली। सो इन दैट केस एनसीएलटी held that OC has no right to be heard at admission of application by FC under section 7 of IBC.
तो इस पूरे केस में ओसी को कोई राइट नहीं है अगर एफसी एप्लीकेशन है, तो देयर क्लेम्स, उसका क्या होगा, देयर क्लेम्स विल, एग्जैक्टली परफेक्ट बोला, बराबर बोला, द क्लेम्स will be considered by resolution professional, by resolution professional once application is admitted. Once application is admitted. ठीक है, सो अ गुड क्वेश्चन, ये उसी को सुनने का कोई हर्ट नहीं, वेरी गुड। सिमिलरली एफसी बेस्ड क्वेश्चंस में से एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन 68, एफसी का नाम था आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, IDBI Bank filed a case against corporate debtor. Okay. In the same, so I would put it this way. At the same time, CIRP was initiated. CIRP was initiated against corporate debtor. Against corporate debtor. Corporate debtor. Okay. Or rather, sorry. CIRP was initiated against corporate guarantor. Okay, corporate guarantor. Full stop. अब इस केस में the corporate guarantor challenged, the corporate guarantor challenge, the corporate guarantor challenged that when principal debtor is, when principal debtor is unable to pay, through its assets, then corporate guarantor can be made liable. Okay, is the contention by corporate guarantor tenable? तो ये केस और ऐसे केस स्टार्टिंग में बहुत आए थे, जिसमें ये पॉइंट था कि गारंटर की लायबिलिटी कब आती है, जब प्रिंसिपल डेटर का एसेट्स इनसफिशिएंट हो, तब गारंटर लायबल होता है, तब तक गारंटर की लायबिलिटी नहीं अराइज हो सकती। ओके, सो ये कंटेंशन उन्होंने लिया कि सीआईआरपी हमारे खिलाफ साइमल्टेनियसली कैसे एडमिट हो सकता है। क्लियर? अब ऐसे वाले केसेस कितने थे, कुछ लैंडमार्क केसेस लेता हूं। एक था फेरो अलॉयज कॉरपोरेशन
वर्सेस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। 2019 का एनसीएलटी का जजमेंट था, वहाँ पे ये क्वेश्चन उठा था। उसी तरह एक और केस, डॉक्टर विष्णु कुमार डॉक्टर विष्णु कुमार अग्रवाल वर्सेस पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। That was 2020 NCLAT judgment. Okay. Another case जिससे कनेक्ट हुआ था वो था BMD प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस SLV प्राइवेट लिमिटेड। 2018 NCLT का जजमेंट था। एंड अनदर वन, एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस CHL लिमिटेड। 2019 NCLAT। Okay, and latest में one more, Lakshmi Pat Surana versus Union Bank of India, or rather Union of India. That was 2020 NCLAT। काफ़ी केसेस थे, कई अलग अलग एंगल एनालाइज हुए हैं, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सो एक केस ऐसा लेते हैं कि इधर है होल्डिंग कंपनी, एंड लेट्स टेक इट दिस वे, यहाँ पे है सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एंड यहाँ पे लेंडिंग कंपनी और लेंडिंग बैंक। ओके, तो केस ऐसा था कि लेंडिंग बैंक ने लोन दिया था सब्सिडरी को। ओके, ये लोन इनको दिया हुआ था और सब्सिडरी को एनपीए डिक्लेयर किया, तो डिक्लेयर्ड एनपीए बाय लेंडर्स। ओके, जब लोन दिया था उस टाइम पे होल्डिंग कंपनी एकदम जोश में बोला था कि हम गारंटी देते, तो दे इश्यूड कॉर्पोरेट गारंटी। सॉरी, क्लियर? अभी हुआ क्या कि लेंडिंग बैंक जो है वो होल्डिंग कंपनी के अगेंस्ट एज वेल एज सब्सिडरी के अगेंस्ट, तो उसने सब्सिडरी के अगेंस्ट सीआईआरपी एप्लीकेशन किया और होल्डिंग के अगेंस्ट भी सीआईआरपी फाइल किया।
ठीक है। अब इसमें होल्डिंग कंपनी का क्या कहना है? होल्डिंग कंपनी का इस केस में ये कहना है, फर्स्टली दैट उनका कंटेंशन क्या है? उनका कंटेंशन ये है कि फर्स्ट एसेट्स ऑफ द बोरोवर मस्ट बी रियलाइज। एसेट्स ऑफ बोरोवर must be realized, and for remaining amount the guarantor is liable as per Indian Contract Act. ओके, आपसे लीगल क्लैरिटी चाहिए। इज इट tenable in the IBC proceeding? Is it tenable in IBC proceedings? ठीक है, बताइए लीगल गारंटी की इस तरह वैलिड होगी? आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है, बताइए। हाँ, तो वही तो चैलेंज कर रहा है कि दोनों के खिलाफ तब चलता जब होल्डिंग ने भी बोरोइंग की होती। वो तो गारंटर है, और गारंटर की गारंटी तब एक्सरसाइज हो सकती है जब प्रिंसिपल डेटा फेल करे पेमेंट। दोनों के खिलाफ मतलब देखो, होल्डिंग कंपनी दिल्ली में, सब्सिडरी मुंबई में, अभी मतलब दिल्ली में भी चल रहा है, मुंबई में भी चल रहा है। जो एनसीएलटी के पास सब्सिडरी का चेंज कर रहा है, वहीं पे होल्डिंग का नहीं। बैंक ने 2 केसेस फाइल कर रखे और दोनों एडमिट हुए हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दिल्ली वाला दिल्ली का चल रहा है, दिल्ली का कॉर्पोरेट गारंटी का केस है, और सब्सिडरी का प्रिंसिपल बोरोवर का केस। पर क्यों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईबीसी में ऐसा नहीं लिखा है। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि वो बोल रहा है कि जब लॉ में लिखा है तो आईबीसी डिफरेंट प्रोविजन थोड़ी ना बना सकती है उसका। लेकिन सुपरसीड ओवर अदर प्रोविजन तो तब होता कि जब उसमें डबल ज्यूरिसडिक्शन होता। यहाँ पे तो दोनों सीआईआरपी है, तो it cannot supersede a law which is very well within the provisions of IBC। क्या करें? ठीक है, अब देखो, एनसीएलटी ने बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही एप्लीकेबल है, बराबर है। एनसीएलटी ने इसका जब जवाब दिया ना, तो उन्होंने बोला कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही एप्लीकेबल है। आपका कंटेंशन कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा ये सही है, ओके, ये गलत नहीं है। अब एनसीएलटी ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन एनालाइज करवाते हुए समझाया, क्या समझाया? एनसीएलटी held that section 128 of Indian Contract Act 128
of Indian Contract Act states the liability of guarantor, the liability of guarantor is coextensive with liability of principal borrower, okay, of principal borrower. ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ओके। सो एनसीएलटी के जज ने क्या बोला कि इफ प्रिंसिपल बोरोवर fails to pay, then insolvency proceedings against corporate debtor can be initiated. बराबर। तो ये तो लॉ है कि प्रिंसिपल बोरोवर अगर पे नहीं करेगा तो कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ भी इनिशिएट हो जाएगा, ओके। इवन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, जज ने ये भी बोला कि इवन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स can be initiated against corporate guarantor. Sorry. Even if CIRP is initiated, against principal borrower, got it? ये बड़ी बात बोल दी कि दोनों की लाइबिलिटी कोएक्सटेंसिव है। तो कोएक्सटेंसिव है इसका मतलब दोनों की लाइबिलिटी एक जैसी हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले प्रिंसिपल बोरोवर का एसेट्स बेचो, बचा हुआ पैसा होगा, फिर उसके बाद गारंटर के पास जाओ। नो, दोनों की लाइबिलिटी एक ही टाइम पे अराइज हो जाती है। तो अगर मैं एक के खिलाफ केस करता हूं तो दूसरे के खिलाफ तो केस बनता है। क्लियर? इसलिए एनसीएलटी के जज ने क्लियरली बोल दिया दिस कंटेंशन इज नॉट टेनेबल। ओके, दिस कंटेंशन इज नॉट टेनेबल। अब उसके साथ साथ एक और सिचुएशन अराइज हुई। चलो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। लेट्स से कंपनी के साथ for 2. Okay. So second situation, or situation arise. Say situation क्या थी? अब इस केस में गारंटर क्या बोलता है? गारंटर states that only corporate guarantor
that only corporate guarantor has signed corporate guarantee agreement. Corporate guarantee agreement. Okay, is it enforceable? Okay, तो सिचुएशन अभी बदली है. लेट्स इमेजिन दिस. यहाँ पे हुआ ये है कि लेंडर एंड बोरोवर. ठीक है, सो मोस्टली ऑफन आप यही देखते हो, द लेंडर एंड द बोरोवर. अब जब गारंटी होती है तो इट इज अ थ्राई पार्टेड एग्रीमेंट और अ वन साइड वन एग्रीमेंट. ओके, इट्स अ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट. सो एज अ रिजल्ट एक एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुआ. दैट वाज लोन एग्रीमेंट. जिसको मॉर्गेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं. ओके, अब हुआ क्या. मॉर्गेज एग्रीमेंट वाज साइंड बाय ऑल द पार्टीज. जो भी उसको सिग्नेचर करने चाहिए उन्होंने किया था. लेकिन जो गारंटर एग्रीमेंट था, या यू बोलो गारंटी एग्रीमेंट, ओके, उस पे सिर्फ और सिर्फ गारंटर के सिग्नेचर्स थे. दैट इज साइंड बाय guarantor only. Is it enforceable? वो पूछ रहे हैं. Is it enforceable? क्या लगता है? क्या लगता है? गारंटर का कहना है कि पूरे एग्रीमेंट में ना बोरोवर का सिग्नेचर है ना लेंडर का. हाँ, मेन मॉर्गेज एग्रीमेंट में सबका है, लेकिन इसमें किसी का नहीं है. तो जब गारंटी पे सिर्फ मेरा सिग्नेचर है तो गारंटी वैलिड कैसे होगी? नाउ ही इज आस्किंग यू व्हाट शुड बी द आंसर. एग्रीड, लेकिन एग्रीमेंट साइंड ही नहीं हुआ है तो गारंटी कैसे वैलिड होगी? गारंटर ने अग्री किया है, उसने साइन किया है. ओरिजिनल डीड का रेफरेंस होगा तो ओरिजिनल वैलिड है तो ये भी वैलिड होगा. ओके, अच्छा, अब यहां पर ये जजमेंट एनसीएलटी का आया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था. उन्होंने कहा कि जो कॉरपोरेट गारंटी एग्रीमेंट होता है पे एनसीएलटी हेल्ड दैट corporate guarantee agreement, तो जो कॉर्पोरेट गारंटी अग्रीमेंट होता है इज नॉट अ ट्राईपार्टेड एग्रीमेंट. ओके, ये मॉर्गेज ट्राईपार्टेड होता है, कॉर्पोरेट गारंटी नहीं. तो कॉर्पोरेट गारंटी इज नॉट अ
ट्राईपार्टेट अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या? देखो, जब मॉर्गेज एग्रीमेंट होता है तो उस पर बोरोवर और लेंडर का सिग्नेचर चाहिए, बराबर। जब गारंटी एग्रीमेंट होता है तो उस पर हम लोग गारंटर अनसूटेबल लेंडर का सिग्नेचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बराबर, क्लियर। लेकिन हर एक एग्रीमेंट पे तीनों तीनों पार्टी का सिग्नेचर हो ऐसा तो नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद जो जजमेंट आया वो जोरदार था। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट गारंटी corporate guarantee is valid even if it is signed by corporate guarantor and not principal borrower. Okay. So once it is signed by the corporate guarantor but not the principal borrower, still it is a valid one.